still अभी 2.5 years बाद I am literally proud to say this. He have a car, he have an iPhone and iPad and Ola Electric and he's a faculty and more popular than me literally. रिजल्ट के लिए वेट कर रहा था उस टाइम पे ही मुझे जो हमारे प्रिंसिपल थे जिनके अंदर मैंने आर्टिकलशिप करी थी, ही हायर्ड मी एज अ सीए। उन्होंने मुझे एज अ सीए हायर्ड कर लिया था क्योंकि यार मेरे पास बस डिग्री नहीं थी, है ना, मेरे पास सिर्फ डिग्री नहीं थी, बाकी मैं आई वॉज एज गुड एज सीए। मैं जब से सीए बना हूँ कभी भी मेरी इनकम हमेशा यूँ गई है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी इनकम यूँ जाके यूँ आई हो फिर यूँ गई है, नहीं, हमेशा मेरी हर मंथ इनकम इंक्रीज होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो फाइनली बहुत टाइम से मैं ये वीडियो शूट करने का सोच रही थी। आप लोगों ने जो भी मेरे से लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने कई बार एक फ्रेंड के बारे में जिक्र किया है जिसके साथ मैंने सीए कंप्लीट किया, जिसके साथ मैंने सारी पढ़ाई करी है, जिसने लाइक मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है पढ़ाई लिखाई में। मैंने उसके बारे में बहुत बार बोला है, बट फाइनली आज मैं आप लोग को उससे मिलवा रही हूँ। सो हमें सीए बने हुए ऑलमोस्ट 2.5 years हो चुके हैं एंड आफ्टर गेटिंग आवर डिग्री आई वेंट फॉर द जॉब एंड ही वेंट फॉर द प्रैक्टिस। सो हमने सोचा कि ओके लेट्स कंपेयर इन 2.5 years व्हाट वी हैव, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ एंड अभी हम लोग का कैसा चल रहा है। सो मैं इससे पूछूंगी कि इसकी जर्नी कैसी रही और अभी क्या स्टेटस है एंड इज ही इंजॉइंग और नॉट ये सारी चीज़ें। वी विल टेक हिज इंटरव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दो। माय नेम इज़ सीए मास खान। एक्चुअली हम दोनों ने साथ ही सीए कंप्लीट करा था। सीए बनने के बाद शी वेंट फॉर जॉब एंड आई वेंट फॉर प्रैक्टिस। अच्छा, जब मैंने प्रैक्टिस करा तो कोई भी अगर प्रैक्टिस करना चाहता है तो भाई प्रैक्टिस करने के लिए आपका एक क्लाइंट बेस होना चाहिए। जैसे जब मैं आर्टिकलशिप वगैरह कर रहा था तो उसी टाइम पे शी कैन कन्फर्म, उसी टाइम पे मेरा नाम एक बिल्ड होना शुरू हो गया था। तो क्योंकि मेरा नाम बिल्ड हो रहा था मतलब क्लाइंट मुझे जानने पहचानने लगे थे। तो ऐसा ही आपके साथ होना चाहिए इफ़ यू वांट टू डू प्रैक्टिस। अच्छा, मतलब एक चीज़ है, या तो आपका नाम खुद बोले या फिर भैया आपका फिर फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा हो कि फैमिली के बहुत सारे पहचान के लोग हैं जिनके पास मतलब ऑलरेडी क्लाइंट बेस है। तो कुछ ना कुछ एक चीज़ आपके पास होना चाहिए सपोर्ट के लिए, सपोर्ट सिस्टम। बाकी फिर आगे कविता कंटिन्यू करेगी कि ये क्या पूछना चाहती है। सो राइट नाउ जैसे कि इसने बोला कि हमारा माइंडसेट होता है पहले से, जिनको प्रैक्टिस करनी होती है जनरली उन लोगों को पता होता है कि दे विल गो फॉर प्रैक्टिस। सो इसका माइंडसेट वैसा ही था एंड शुरू से हमने आर्टिकलशिप भी साथ में ही ज्वाइन करी थी। लाइक डे 1 हमारा साथ में ही था हमारे ऑफिस में। सो शुरू से ही वॉज द जूनियर मोस्ट पर्सन, बट धीरे धीरे इसका नाम एक्चुअल में इतना बिल्ड होना चालू होगा कि जब क्लाइंट्स आते थे तो मुझे याद है वो कभी सर के पास नहीं जाते थे, वो डायरेक्ट इसके पास आकर के काम करवा के चले भी जाते थे। सर को बाद में पता चलता था कि वो वाली रिटर्न फाइल हो गई है या ये चीज़ें हो गई हैं जो पेंडिंग थी वो हो गई है। तो एक्चुअल में ही वॉज काइंड ऑफ अ स्टार। हम इसको बोलते थे कि ये शायद ओवरटेक कर लेगा सर का ऑफिस और उत्तराधिकारी बनेगा। तो ऐसा इसका माइंडसेट हमेशा से था तो इसको तो प्रैक्टिस ही करनी थी। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको प्रैक्टिस करनी है। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि जैसे ही तुम्हारा सीए क्लियर हुआ तो फिर तुमने कैसे एकदम स्टार्टिंग से प्रैक्टिस बिल्ड करी। बिकॉज जैसा कि उसने बोला कि आपके पास बहुत ज़्यादा सोर्स होने चाहिए, नेटवर्क होने चाहिए। ऑल्दो ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत ज़्यादा पहचान इसके काम में आई होगी। अपनी फैमिली से तो बिल्कुल भी नहीं आई है, इसने खुद ही बिल्ड किया जो कि एकदम फ्रॉम द स्क्रैच। सो इसीलिए आई वॉन्ट टू आस्क कि सबसे पहले तूने कैसे स्टार्ट किया एंड देन हाउ यू वेंट। मैं आपका आंसर देने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यार बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे जो फ्रेटर्निटी में लोग होते हैं, उन लोग को एक डाउट रहता है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए। भाई आपका जो डाउट आता है वो फाउंडेशन लेवल पे आने लगता है, इंटर लेवल पे आने लगता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप बहुत ज़्यादा अर्ली कर रहे हो चीज़ें सोचने में। अभी आप इतने मैच्योर नहीं हो कि आप सोच पाओगे आपको प्रैक्टिस करनी है, जॉब करनी है। आपको पता है जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे आप देखोगे प्रैक्टिकल एक्सपोजर के प्रैक्टिकली कैसे काम कर रहा है, आप कर पाओगे या नहीं, आपके लिए जॉब सूटेबल है, प्रैक्टिस सूटेबल है, ये इट ऑल डिपेंड अपॉन योर आर्टिकलशिप। आपको आर्टिकलशिप टाइम पे अपने आप इस चीज़ का आंसर मिल जाता है। मतलब शी ऑलवेज नो कि उसको जॉब करनी है और मुझे ऑलवेज पता था कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है, और ये सब आर्टिकलशिप टाइम पे डेवलप होता है। तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट इस टाइप के रहते हैं कि यार जॉब करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, भाई इसका आंसर आपके अंदर ही छुपा है और आपको ये आंसर मिलेगा आर्टिकलशिप के टाइम पे। आप बहुत इसमें मतलब ये मत सोचिए कि आपको जैसे मैंने बोल दिया प्रैक्टिस अच्छी है तो आपने प्रैक्टिस ऑप्ट कर ली, या फिर इन्होंने बोल दिया जॉब अच्छी है तो आपने जॉब ऑप्ट कर ली। एज सच इट विल नॉट डिपेंड अपॉन आवर परसेप्शन, इट विल डिपेंड अपॉन योर ओन कैपेबिलिटीज़। और बाकी अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार जैसे ही मेरा सीए फाइनल का हम लोग एग्ज़ाम देके आए थे तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि मैं सीए फाइनल निकाल लूँगा, और मुझे इसका भी भरोसा था कि ये भी सीए फाइनल निकाल लेगी, क्योंकि हम लोग को मतलब हम लोग साथ ही पढ़ते थे और हर चीज़ साथ पढ़ते थे। इवन हर चीज़ जो मैं पढ़ता था वो ये भी पढ़ती थी, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लूँ तो वो मैं इसको पढ़ाता था, अगर ये कुछ एक्स्ट्रा पढ़ ले तो ये मुझे पढ़ाती थी।
तो हम लोग सब कुछ साथ ही करते थे और हमें पूरा भरोसा था कि हम लोग दोनों एक साथ पास हो जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, जब मैं रिजल्ट के लिए वेट कर रहा था उस टाइम पे ही मुझे जो हमारे प्रिंसिपल थे जिनके अंदर मैंने आर्टिकलशिप करी थी, ही हायर्ड मी एज अ सीए। उन्होंने मुझे एज अ सीए हायर्ड कर लिया था, क्योंकि यार मेरे पास बस डिग्री नहीं थी, है ना, मेरे पास सिर्फ डिग्री नहीं थी, बाकी मैं आई वॉज एज गुड एज सीए, है ना। उस टाइम पे आई वॉज एज गुड एज सीए, मैं बिल्कुल सीए जैसा ही था, सिर्फ मेरे पास डिग्री नहीं थी। तो सर को जो मुझसे काम करवाना था वो करवा सकते थे, तो उन्होंने मुझे रिजल्ट के आने के पहले ही हायर कर लिया था। और जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो उन्होंने जिस अमाउंट पे मुझे हायर करा था, उन्होंने फर्स्ट मंथ ही उन्होंने मुझे बढ़ा के अमाउंट दिया, मतलब और ज़्यादा बढ़ा के अमाउंट दिया, इस खुशी में कि मतलब उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत पसंद था कि मैंने पहले ही बोल दिया था मैं तो निकल जाऊंगा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद मैंने 2-3-4 दिन के अंदर जो भी फॉर्म, सॉरी टू इंटरप्ट, कॉन्फिडेंस इतना था कि ही लिटरली जैसे ही रिजल्ट आया, ही लिटरली चेक्ड हिज नेम फर्स्ट इन मेरिट लिस्ट। बाद में उसने रिजल्ट देखा, पहले इस लड़के ने मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक किया है, जब नहीं मिला देन इसने रिजल्ट देखा, एंड लिटरली इसकी शायद 4 या 5 नंबर से रैंक छूटी थी, अदरवाइज रैंक होती। और मैं तो डर डर के बड़ी मुश्किल से नॉर्मली मैंने रिजल्ट देखा और जैसे तैसे पास हो गई थी। सो आई रिमेंबर दैट डे। ओके, हाँ, आई वांट टू करेक्ट, मेरी जो रैंक छूटी थी वो 11 नंबर से छूटी थी, उसको एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहा होगा। तो 11 नंबर से मेरी ऑल इंडिया रैंक छूटी थी, और ये बोल रही है वो बिल्कुल करेक्ट है कि मैंने सबसे पहले मेरिट लिस्ट के अंदर अपना नाम चेक करा। अच्छा, जैसे ही मैंने अपना रोल नंबर वहाँ पर फीड करा तो वहाँ पर रिजल्ट में आया नो रिजल्ट फाउंड, ऐसा कुछ। तो मैंने वापस से उसको चेक करा तो भी नहीं हुआ, मैंने डिवाइस चेंज करके उसको चेक करा तो भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि आई प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इंडिया रैंक। फिर मैंने नॉर्मल जो रिजल्ट चेक करते हैं, फिर मैंने वहाँ चेक करा तो वहाँ पर मैं पास हो गया था। तो मुझे खुशी तो थी, लेकिन मतलब थोड़ा सा उस चीज़ का वो भी था कि यार जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। आप लोग भैया जब भी सोचें इस चीज़ के बारे में तो हमेशा अपने टारगेट्स को बड़े रखिएगा, क्योंकि जब आप ऑल इंडिया रैंक के बारे में सोचोगे तो शायद आप पास हो पाओ। अगर आप सिर्फ टारगेट ही पास होने का रखोगे तो शायद आप पास भी ना हो। तो हमेशा अपने जो भी टारगेट हो, कोई फाउंडेशन लेवल पे हो तो उसका टारगेट फाउंडेशन में पास होने का नहीं होना चाहिए, उसका टारगेट होना चाहिए कि यार उसको उस सिटी में, उस जगह पे सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, है ना। कोई इंटर लेवल पे तो उसका टारगेट सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस 400 नंबर पे बहुत ग्रुप पास, नहीं। अगर यार आप अगर अच्छा टारगेट रखोगे ना तो ही आपको, मतलब देखिए टारगेट तो कभी अचीव होता ही नहीं है, मैं आपको बताऊँ, टारगेट से थोड़ा कम ही मिलता है जनरली हमें। तो अगर आप ऑल इंडिया रैंक टारगेट रखोगे ना तब जाके आप पास होगे। अगर आप टारगेट ही पास होने का रख लोगे और कोई नालायक बच्चा अगर 400 नंबर का ही टारगेट रख ले तो यार वो तो फिर 2-3-4 नंबर इधर होते से ही वो उल्टा फेल हो जाएगा पास होने की जगह। हाँ, मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्रैक्टिस में, मतलब जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट आने से पहले मुझे मेरे सर ने हायर कर लिया था एज अ सीए। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आ गया तो आई हैव स्टार्टेड फॉर्मलाइज्ड, जो भी मुझे फॉर्मेलिटीज़ करनी थी मैंने अपनी फॉर्म को पहले दिन रजिस्टर्ड करवा लिया था, है ना। मेरी फॉर्म का नाम है मैसेज माज एंड कंपनी, मतलब मेरे ही नाम से मेरी फॉर्म है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। मैंने उसको पहले दिन रजिस्टर करा लिया था, मतलब ये भी मेरा एक कॉन्फिडेंस था कि मुझे कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ और कि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले सोचते हैं कि पहले प्रैक्टिस कर लेंगे फिर जॉब कर लेंगे, या फिर पहले जॉब कर लेंगे फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे वाइस वर्सा चीज़ें सोचते रहते हैं। लेकिन भैया आपको इस चीज़ के बारे में पहले ये पता होना चाहिए कि जो अपना सीए एक्ट है वो आपसे बोलता है कि अगर आप कंटिन्यूस 5 ईयर प्रैक्टिस करते हो या फिर कंटिन्यूस 5 ईयर जॉब करते हो तो ही आप FCA कहलाओगे। तो यार अगर जैसे मान लीजिए कविता भी ऐसा सोच रही थी कि मैं पहले 2 साल जॉब कर लेती हूँ फिर प्रैक्टिस करूँगी, तो उस केस में अगर ये ऐसा कर लेती तो आपको पता है ये FCA मतलब एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बनती 7 साल बाद, जबकि मैं जो कि एक मतलब मेरा गोल बिल्कुल क्लियर था तो मैं 5 साल में ही क्या बन जाता FCA। अच्छा, FCA मतलब आप समझना यार, FCA मतलब आपका रोला होना, आपके विजिटिंग कार्ड में लिखाएगा कि आप FCA हैं। FCA मतलब होता है बेटा फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अभी हम दोनों ही, क्योंकि हम लोगों को 2.5 साल हुए तो वी आर एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट ACA। तो मैंने पहले दिन ही भैया अपनी फर्म रजिस्टर कर ली। फर्म के साथ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें कर ली थी कि जैसे मैंने अपनी फर्म का नाम रिजर्व कर लिया, और भी मेरे अंदर आर्टिकल्स भी स्टार्टिंग से ही आना स्टार्ट हो गए थे। हाँ, और आप क्या पूछना चाहेंगे कविता? ठीक है, तो अब जैसे तुमने मतलब इसने एक्चुअल में अपनी फॉर्म रजिस्टर कर ली, बट ये वर्क कहाँ कर रहा था जहाँ पर हमने आर्टिकलशिप करी थी उन्हीं सर के अंडर में, टू हैव अ फिक्स्ड इनकम, ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़े और एक आपकी फिक्स्ड इनकम निकल जाए, बिकॉज इतने जल्दी से एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे कमाना मुश्किल है। जॉब में आपको एक फिक्स सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है हर मंथ एंड पे, बट प्रैक्टिस में आपको थोड़े से क्राइसिस भी झेलने पड़ते हैं। तो इसके लिए एक तो इसने बनी बनाई जो ऑलरेडी सीए फर्म है वहाँ पर पहले काम किया किसी सीए के अंडर में, एंड सेकंड चीज़ टीचिंग स्टार्ट कर दी कुछ टाइम बाद ही, राइट। एंड भोपाल की टॉप मोस्ट कोचिंग में अभी ही इज़ अ फैकल्टी, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ संभाल रहा है। सो एक अनदर गुड थिंग इसकी प्रैक्टिस के साथ इफ़ यू कैन गेट द टाइम तो आप थोड़ा अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हो। टीचिंग इसके एकदम ही खून में ही था, बिकॉज जब हम स्टूडेंट थे तो ये मुझे पढ़ाता था, एक DT पढ़ाता था ये मोस्टली मुझे। तो अभी भी मैं डायरेक्ट टैक्सी पढ़ाता है ये।
सो टीचिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करता है ये, तो इसीलिए ये इसका पैशन भी था, तो इसको आगे वो भी करना था, तो अब ये दोनों चीज़ें कर रहा है, सो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। तो पहले तो मैं पूछना चाहूँगी, तुम ये दोनों चीज़ें मैनेज कैसे करते हो? लाइक क्लासेस भी करना, उसकी प्रिपरेशन भी तो करनी पड़ती है ना, मतलब क्लासेस को प्रिपेयर करना, देन नहीं, पढ़ाना, देन प्रैक्टिस का। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं क्यों टीचिंग में आया, उससे आपका आंसर खुद ही निकल जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार कोई भी पर्सन अगर प्रैक्टिस ऑप्ट करना चाहता है तो भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपको पैसों की परेशानी होने वाली है इनिशियल लेवल पे। ठीक है, इनिशियल लेवल पे एक हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि एक सीए है जिसके नाम के आगे, अगर वो जॉब करने जाता है तो यार वो 10-12 लाख रुपए कमा लेता है। लाइक कविता, कोई भी पर्सन अगर जाएगा, कविता विल यू एग्री, मतलब Yes, क्या आप yes. एग्री करते हैं इस चीज़ से कि बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल। चार्टर्ड अकाउंटेंट 10-12 लाख तो एवरेज पैकेजेस हाँ 10 से 12 लाख रुपए तो आप As a मिनिमम lecturer. कमा लोगे। लेकिन यार अगर आप एज अ प्रैक्टिस जाते हो तो 10-12 लाख नहीं, 1 लाख 2 लाख भी कमाना वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है इनिशियल लेवल पर। तो इनिशियल लेवल पे क्योंकि आप सीए बन चुके हो, आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, आपको पता है करना क्या चाहिए कि आपके पास एक कोई सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, या तो एक किसी बड़ी फर्म को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए जहां वहां पर से एक फिक्स रेम्युनरेशन अचीव कर पाओ, ताकि आप वहां से फिक्स रेम्युनरेशन पे डिपेंड नहीं होना अपन को, सिर्फ वो तो सपोर्ट के लिए कि यार फैमिली भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, बाकी आपको अपना ही नाम बनाना है और आपको अपना ही क्लाइंट बेस बनाना है, क्योंकि आपकी जो अर्निंग होने वाली है जिसलिए आपने सीए करा है वो अपना काम करके ही होगी। टीचिंग फील्ड में जाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा था कि यार मैं स्टार्टिंग से ही मतलब जब मैं सीए सीपीटी पास हो गई, सीए इंटर में आया था, तो मैं सीए इंटर के बच्चों को उसी टाइम पे पढ़ाने लगा था। मतलब मेरे दोस्तों को मैं पढ़ाता था, बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं आती थी तो मैं उन लोगों को पढ़ाता था। उसके बाद मैं आर्टिकलशिप में गया, तो जब मैं आर्टिकलशिप में गया, क्योंकि मेरे कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे, मतलब जो भी लॉ वाले सब्जेक्ट थे वो सभी मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे, तो वहाँ पर आर्टिकलशिप में जो मेरे जूनियर्स होते थे वो तो मुझसे ही पूछते ही थे, वहाँ पर जो सीनियर भी होते थे ना वो भी मुझसे डायरेक्ट टैक्स के, इनकम टैक्स के, जीएसटी के डाउट्स पूछा करते थे, तो मैं उनको चीज़ें समझाता था कि ऐसा 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 होता है ना, ऐसा यहाँ लिखा है, ऐसा वहाँ लिखा है। तो स्टार्टिंग से ही मतलब मैं टीचिंग में अभी मुझे 2-2.5 साल हुआ है, लेकिन मैं पढ़ा लगभग 5-6 साल से ही रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब हैबिट मेरी हमेशा उस फील्ड में थी, तो मुझे पढ़ाना तो हमेशा से था। बस ये है कि पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ाने का सोचा क्यों कि मतलब पढ़ाना तो मुझे हमेशा से था, लेकिन मैंने डीटी सब्जेक्ट ही इसलिए सिलेक्ट करा। एक चीज़ मैं कविता से पूछना चाहूँगा, कविता सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा है जो सबसे ज़्यादा रियल लाइफ में काम आता है? डीटी। डीटी। अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो भाई इनकम टैक्स और जीएसटी आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। ऑडिट इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इनकम टैक्स और डीटी, और मैं चाहता इनकम टैक्स और जीएसटी, और मैं चाहता था कि इस पर मेरी ग्रिप आज नहीं, आज तो मैं पढ़ के आया हूँ, आज तो बनी है, 25 साल बाद 30 साल बाद भी मेरी इस सब्जेक्ट पे ग्रिप रहे, इसलिए मैं पढ़ाना चाहता था, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं अप टू डेट रहूंगा, और अप टू डेट रहने के लिए मैं चाहता था कि मैं डीटी पढ़ाऊं, जीएसटी पढ़ाऊं, और मैं इसीलिए डीटी और जीएसटी पढ़ा रहा हूं। एंड साइड बाय साइड आपकी एक्स्ट्रा हाँ, सिक्योर्ड इनकम भी होती जा रही है, फिक्स्ड इनकम, नाम बन रहा है, पॉपुलैरिटी हो रही है, कल को खुद की मतलब कोचिंग्स भी खोल सकते हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं ना इसके। जी बिल्कुल। एंड फिर ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सब सर के यहाँ पहले तुमने प्रैक्टिस करना हाँ। अपना स्टार्ट किया है ना, एक फिक्स्ड इनकम लेकर के, देन वहाँ पे तुम कब तक रहे, एंड देन खुद का ऑफिस कब खोला? आई थिंक मैं 1 साल के अंदर ही मैंने स्विच कर लिया था, 1 साल के अंदर ही मैं वहाँ से अलग हो गया था और इंडिपेंडेंट अपने लेवल पे आ गया था। खुद का ऑफिस तो मैंने पहले दिन ही खोल लिया था, लेकिन क्योंकि खुद का ऑफिस खोलने में भी एक पैसे की मतलब नीड लगती है, एक फिक्स अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो मैंने खुद का जो ऑफिस दिखाया था वो मेरा घर दिखाया था, मतलब मेरे घर का ही जो एड्रेस था वही मैंने ऑफिस दिखाया था। फिर जैसे ही तुम सर से अलग हुए तो तुम्हारा एक फिक्स रेम्युनरेशन आना बंद हो गया, जो कि पहले ठीक है। मिल रहा था, है ना, देन यू हैव द ओनली इनकम सोर्स जो कि टीचिंग से तुम्हारी थोड़ी Okay. बहुत हो रही थी, इसके सिवा कोई इनकम नहीं था। तो स्टार्टिंग में अलग होने के बाद एकदम इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जैसे तुमने स्टार्ट करी, तो क्या चैलेंजेस फेस किए थे? एक्चुअली सर से अलग होने का पर्पस ही मेरा ये था कि मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी थी। मुझे क्लाइंट्स अप्रोच कर रहे थे कि बेटर मतलब मुझे क्लाइंट अप्रोच कर रहे थे कि आप हमारे ग्रुप को संभालिए। कुछ बड़े क्लाइंट्स थे जो बोल रहे थे उनको एक फिक्स टाइम चाहिए था, तो मैंने इसलिए स्विच किया था। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कोई परेशानी हुई, वहाँ तो मेरा रेम्युनरेशन डबल हो गया था, एक मतलब इंक्रीज़ हो गया था। तो हुआ क्या था कि जैसे एग्जिस्टिंग एक सीए मुझे कोई रेम्युनरेशन दे रहा है और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, और मैंने सोचा कि अब मैं क्यों ना अपना खुद का ही करूं, तो मैंने खुद का ही करा था। लेकिन ऐसा नहीं है मैंने रैंडमली स्विच कर दिया, नहीं, आपको भी रैंडमली कभी स्विच नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर है कुछ तो ही आपको करना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे ही करा था, मेरे पास था ऑल्टरनेटिव, तो आई स्विच फ्रॉम, मतलब मैंने अपना बेहतर चाहा और मैंने उस चीज़ को ऑप्ट कर लिया, नई वाली चीज़ को, और पुरानी वाली जगह से स्विच कर लिया। फिर मतलब ऑलरेडी क्लाइंट बेस बन चुका था, उसके बाद इसने अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, तो ताकि ऑलरेडी थोड़ा रेम्युनरेशन आने लग गया था। तो अभी उस बात को आई थिंक 1-1.5 साल हो गया तुम्हारी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को, सो Yes. वहाँ से लेकर के अभी तक कितनी ग्रोथ मिली है, इफ यू कैन कोट इन द परसेंटेज? ग्रोथ wise. में आपसे बोलूँगा कि जो भी अपना ग्राफ रहता है यार, मैं जब से सीए बना हूँ कभी भी मेरी इनकम हमेशा यूँ गई है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी इनकम यूँ जाके यूँ आई हो फिर यूँ गई है, नहीं,
हमेशा मेरी हर मंथ इनकम इंक्रीज होती है। मतलब ये एक जॉब वाली पर्सन है, इसकी इनकम भी इंक्रीज होती है लेकिन एक साल में पीरियडिक एक बार। अमाउंट पे हाँ वो इसकी वर्थ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे पास क्या रहता है, आज मेरे पास 100 क्लाइंट है फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास आज 100 क्लाइंट है, अच्छा सीए में ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको छोड़ के जाता नहीं है, वो जाना नहीं चाहता आपको, तो अगर आज डॉक्टर जैसे just like भरोसा doctor. बन जाता है ना पेशेंट का कि इसी हाँ। डॉक्टर से इलाज कराना है, काइंड तो ऑफ ऐसे ही होता है। अगर मेरे पास आज 100 क्लाइंट है तो कल को मेरे पास 10 क्लाइंट और नए ही आएंगे, कभी मुझे कोई छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत रेयरली सीए को क्लाइंट छोड़ के जाता है, नए ही क्लाइंट आपके पास आते हैं। तो हमेशा जो सीए इन प्रैक्टिस में आपका ग्राफ रहेगा वो ऐसे ही हमेशा रहने वाला है। एंड अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं देन माउथ पब्लिसिटी काम हाँ करती है। ऑब्वियसली अगर आप मतलब अगर आपका नाम अच्छा है बेटा, अगर आपका नाम अच्छा है तो आप एक क्लाइंट का काम करते हो। आपको मैं बता देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल मतलब ये चीज़ें मैंने खुद देखी है। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे 5-5 6-6 क्लाइंट अपने पास भेजे मेरे पास। तो ऐसे ही होता है, मतलब अपना क्लाइंट बेस ऐसे ही बढ़ता है। अगर कोई प्रैक्टिस में जाएगा तो 25 क्लाइंट खुद से बनाएगा, फिर वो 25 क्लाइंट उसको 100 क्लाइंट बना के देंगे। कहते हैं अब जैसे अगर हम कंपेयर करना चाहें मटेरियल वाइज कि व्हाट वी हैव राइट नाउ आफ्टर 2.5 years, सो लिटरली आई एम अनेबल टू परचेज एनीथिंग। बट उसने मतलब मेरा तो अचानक से इनकम ऐसी थी बिकॉज मैंने जॉब ज्वाइन की थी, तो मेरी फर्स्ट मंथ ही अच्छी इनकम आना स्टार्ट हो गई थी। एंड बट इसका बहुत कम था, बट स्टिल अभी 2.5 years बाद आई एम लिटरली प्राउड टू से दिस, ही हैव अ कार, ही हैव एन आईफोन एंड आईपैड एंड ओला इलेक्ट्रिक and he's a faculty and more popular than me literally, so बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। and अभी मेरे पास I'm still using that Android phone and I'm unable to purchase anything. Actually, I want to correct, मेरे पास ये assets हैं लेकिन मेरे पास कैश नहीं है। she might not be having asset but she might be having cash, है ना। इसके पास बहुत सारा कैश रखा होगा बैंक अकाउंट में, आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि मैंने खर्चा किया है, इसने खर्चा नहीं किया है। तो मेरे पास नो डाउट मेरे पास असेट के फॉर्म में है, इसके पास लिक्विड फॉर्म में होगा, कैश के फॉर्म में होगा। इसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आपको मिलेंगे अगर आप रेड मारोगे तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली बहुत टाइम से नेचर है। अच्छा एक नहीं है। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, तो एक ईमानदारी का एक ऑनेस्ट ओपिनियन है कि जब आप जॉब में जाते हैं तो आपका रिम्यूनरेशन डायरेक्टली जाता है और ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी होती है एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में करते हैं, जैसे ये 8 घंटे अगर मेहनत करती होगी तो मैं स्टार्टिंग में 15 घंटे मेहनत करता था और रिम्यूनरेशन मेरा इससे कम था। तो पहले 1-2 साल आपका रिम्यूनरेशन कम रह सकता है। अच्छा क्योंकि मेरा नाम अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा था तो मैं 1 ही साल में शायद इसके लेवल पे पहुंच गया था। लेकिन हो सकता है आपको 1 साल नहीं, आपको 2 साल 2.5 साल लग जाए। तो ये चीज़ आपको मतलब इसके लिए तैयार रहना है कि अगर आप प्रैक्टिस ऑप्ट करते हो बेटा, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो सीए होता है ना, सीए की जो वजनदारी होती है वो सीए इन प्रैक्टिस की होती है। क्योंकि मैं ही वो पर्सन हूँ जिसके साइन की वैल्यू है, इसके साइन की कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है ये बस अपने साइन से रजिस्ट्री करवा सकती है, ट्रांजेक्शन्स कर सकती है, इसके साइन की वैल्यू नहीं है। वैल्यू जो साइन की होती है ना, आपने सुना है कि सीए का साइन जो प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो मेरे साइन की वैल्यू। अगर मैं किसी चीज़ पे साइन कर दूँ तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर आपको रोला जमाना है तो सीए इन प्रैक्टिस, अगर आपको रिम्यूनरेशन अच्छा चाहिए, स्टार्टिंग से अच्छा चाहिए तो जॉब, अगर आपको मेहनत करनी है तो प्रैक्टिस, अगर आपको मतलब बिल्कुल बैलेंस लाइफ चाहिए, एंजॉयमेंट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए तो जॉब। मतलब हर चीज़ के अलग अलग फैक्टर्स है जो आपको देखना पड़ेंगे। राइट, ये एक बेनिफिट है जॉब का। तो अभी जैसे मैं बता दूं, ठीक है 2.5 years हो गए हैं, पैसों पे हमने बात कर दी, बट अगर मैं लाइफ की बात करूं तो मतलब ट्रैवलिंग की बात करो तो लिटरली इसकी ज़िंदगी कैसी है, सुबह उठना, क्लासेस करना एंड देन उसके बाद अपना सब कुछ प्रैक्टिस वगैरह करना। मुश्किल से साल में 1 या 2 ट्रिप, वो भी बहुत ही रेयरली मैंने देखा है इसको कहीं जाते हुए, घूमते फिरते हुए। बट मैं तो आधा इंडिया नाप चुकी हूँ अभी तक। तो मैं आराम से, मेरे को छुट्टी, क्योंकि टेंशन नहीं है ना यार, हमें क्या करना, कंपनी का काम चल रहा है, हम रहें या ना रहें, आराम से छुट्टी लेके घूमो फिरो, वर्क लाइफ बैलेंस, हर सैटरडे संडे हॉलीडे। इन लोगों के बेचारों का संडे भी हॉलीडे नहीं है, तो दिन रात काम करना है। तो ये एक बेनिफिट है। मतलब आपके ऊपर है आप क्या चूज़ करना चाहते हो। आपको आराम की ज़िंदगी, थोड़े बहुत पैसों में खुश हो तो देन इट्स फाइन। अगर आपको अच्छा खासा कमाना है, नाम बनाना है और लेकिन थोड़ी हेक्टिक लाइफ चाहिए स्टार्टिंग में, तो वो भी मतलब अपनी अपनी चॉइसेस हैं। या तो मैं मेहनत करके काम करके पैसा कमा लूँ या फिर मैं घूम लूँ फिर लूँ, बस ऐसे ही है। तो ये ज़्यादा घूम पाती है और मैं ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कम घूम पाता हूँ। है ना, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मतलब यहाँ इंडिपेंडेंस मुझे ज़्यादा है। लेकिन है ये ऐसा कि मेरा जो प्रोफेशन है, जैसे कि आई एम अ फैकल्टी इन एपीटी इंस्टीट्यूट, जो भोपाल की आपकी मतलब आप कह सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो अब मुझे क्या है, बच्चों का एक वो भी देखना होता है। जैसे मैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी घूमने चले गया, तो मेरे को देखना पड़ता है कि यार बच्चों का नुकसान तो नहीं हो जाएगा मेरे घूमने की वजह से। क्योंकि यार मतलब पॉपुलैरिटी या कोई भी चीज़ है, वो आपने सुना होगा, एक डायलॉग है कि ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
तो एक्चुअली है ना, मतलब बच्चों की वजह से, मतलब अगर मैं चले जाऊंगा तो बच्चों का नुकसान हो जाएगा, तो कई ट्रिप्स मैं इसके साथ कैंसिल कर चुका हूँ इस वजह से कि यार अगर मैं चले गया तो मतलब बच्चों का क्या होगा। तो बस यही है, बाकी इससे तो ये है कि इसका एक फिक्स है कि इसको तो घूमना ही घूमना है, और मैं चाहता रहता हूँ बस, और मेरे पास प्लान ही बन के रह जाते हैं। सो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है प्रैक्टिस करना है या जॉब करना है, काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, कैसे स्टार्ट करना है एंड देन कैसे आप आगे बढ़ सकते हो वो है। और भी अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, इससे मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। एंड सेकेंड थिंग मैं बताना चाहती हूँ कि ही ऑल्सो हैज़ हिज ओन यूट्यूब चैनल जिसमें ये पढ़ाता है DT वगैरह, एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ पेड प्रमोशन, सच में कुछ अच्छा करता है इसीलिए मैं बता रही हूँ। मैंने तो खुद इससे पढ़ा है, मैं इससे पढ़ के पास हुई हूँ DT, आई कैन से दैट। एंड अभी 2 साल इसको पढ़ाते हुए हो गए हैं एंड काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। सो कैन यू प्लीज एलैबोरेट मोर अबाउट योर चैनल? एक्चुअली हमारा चैनल है एपीटी स्टडी चैनल है हमारा, तो उसमें लिंक आपको मैं बता दूंगा। वहाँ पर होता क्या है कि सभी टाइप के आपको कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, तो वहीं पर आप मेरा कंटेंट देख सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन, मतलब इनकम टैक्स GST का रिवीजन, RTP MTPs वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारे सॉल्व करवाता हूँ ताकि एग्जाम में आप लोग को हेल्प हो पाए। एंड इट्स कंप्लीटली फ्री। हाँ, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री रिवीजन देखो बस। इवन वी हैव लॉन्च्ड अ फुल सीरीज ऑफ इनकम टैक्स, मतलब हम पूरा इनकम टैक्स यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं फ्री के में, जो कि अभी रनिंग चल रहा है। अभी उसमें PGPP नाम का एक टॉपिक चल रहा है। PGPP नाम का क्या टॉपिक है आप लोग को तो पता है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। तो मतलब वहाँ पर रिवीजन भी आपको अवेलेबल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अवेलेबल है। एंड अगर आप देखना चाहें तो जैसे आप CA इंटर्स या CS एग्जीक्यूटिव या इस लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आप पूरा 100% ऑफ द इनकम टैक्स फ्री में देख सकते हैं, और विथ मतलब आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जो आपको इंडिया में मिलने वाली है पूरे इंडिया लेवल पर। और श्योर, तो ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी, CA इंटर स्टूडेंट्स प्लीज़ गो चेक हिज चैनल एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। एंड ये मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं ये सब बोलने के लिए, बट इट्स एक्चुअली गुड, मैंने खुद देखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार आप देखो एंड रिव्यूज़ दो। एंड आपको जो भी डाउट है आप डायरेक्टली, इवन DT से रिलेटेड भी अगर कोई डाउट है, इवन दो आप उसके स्टूडेंट नहीं हो बट आप उससे पूछ सकते हो, एंड ही विल श्योरली हेल्प। So okay, with this let's end this video. Please if you like the video then please like the video, please subscribe for more such useful content. Thanks for watching.